हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन टिप्पणियों को जानेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा है भ्रूण कोष पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भ्रूण कोष क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है भ्रूण कोष। तो देखिए, यह गुरु बीजाणुधानी में धंसा, मतलब यह जो होता है गुरु बीजाणुधानी में धंसा होता है। धंसा हुआ लगभग अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है। जो भ्रूण कोष होता है क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी में धंसा हुआ अंडाकार युग्मकोद्भिद की संरचना होती है। भ्रूण कोष अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोज अस्तर द्वारा घिरा होता है। जो भ्रूण कोष होता है क्या पतला होता है, लेकिन पेक्टोसेलुलोज होता है इसका पतला अस्तर इस पर घिरा होता है। अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त होता है। जो भ्रूण कोष होता है अंदर की ओर क्या होता है? 7 कोशिका इसमें होती हैं। एक बड़ी बड़ी द्विकेंद्रीय या द्विगुणित केंद्रकीय ध्रुवीय कोशिका, 3 अगुणित बीजांडद्वारी कोशिकाएं व 3 निभागी कोशिकाएं होती हैं। बीजांडद्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। देखिए, जो इसमें 7 कोशिका होती है, एक बड़ी केंद्रकीय कोशिका होती है और 2 होती है द्विगुणित केंद्रकीय ध्रुवीय कोशिका। 3 हो गया। और फिर 3 जो होता है क्या होता है? 3 अगुणित बीजांडद्वारी कोशिका होती है व 3 जो होता है निभागीय कोशिका होती है। इस प्रकार से 7 कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है? 6 हो गया। 3 इधर 3 उधर। और फिर बीजांड कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, बीजांडद्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं के साथ अंड अंड उपकरण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अंड उपकरण। आगे देखिए, निभागी कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कहलाती हैं। भ्रूण कोष की सभी कोशिकाएं जीवद्रव तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। यहाँ पे चित्र में देखिए, ये है भ्रूण कोष। इस प्रकार से देखिए, ये इसमें केंद्रक होता है और यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे है एंटीपोडल से यहाँ पे बना हुआ हो। तो इसी प्रकार से सभी कोशिकाएं से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे केंद्रक होता है, इसमें द्रव्य भरा होता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, विपुंसन क्या होता है? देखिए, विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विपुंसन क्या होता है? सबसे पहले द्विलिंगी पुष्पीय पादप में पराग के प्रस्फुटन से पहले ही पुष्प कलिका से परागकोश को एक चिमटी की सहायता से निकाला जाता है। विपुंसन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उसमें उस पौधों में जो पराग का स्फुटन होता है, तो स्फुटन से पहले ही पुष्प को किसी चिमनी द्वारा या किसी की चिमटी द्वारा उसको निकाल लिया जाता है, उसके परागकोश को। परागकोश निकालने की इस विधि को विपुंसन कहते हैं। तो परागकोश निकलने की ही जो विधि होता है इसी क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। आगे देखिए, अलग किए हुए पुष्प को उचित आकार की थैली में रखकर बंद कर देते हैं। यह थैली बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है। इस विधि से वर्तिकाएं को अवांछित परागों से बचाया जाता है। जो वर्तिकाग्र होता है उसको जो और परागकण होते हैं उससे बचाया जाता है। इसे बैगिंग या फिर थैली लगाना भी कहते हैं। तो आपको थैली लगाना पर भी टिप्पणी पूछ सकता है, बैगिंग पर तो आपको यही लिखना है। आगे देखिए, वर्तिका के परिपक्व होने पर इच्छित पुष्प के पराग को वर्तिका पर डाल दिया जाता है तथा फिर से थैली को बंद कर दिया जाता है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीकी है। इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने के लिए किया जाता है। पौधों की अच्छी नस्ल बनाने के इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, अगला है मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मनुष्य में निषेचन क्रिया। देखिए, मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास होता है। यह भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। मनुष्य के भ्रूणीय विकास का आरंभ यानी प्रारंभ निषेचन से होता है।
मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। जो मनुष्य होता है उसमें जो स्त्री होती है, स्त्री के फैलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में मैथुन यानी संभोग के समय पुरुष द्वारा छोड़े गए वीर यानी शुक्राणु, जो वीर में शुक्राणु होते हैं, वीर में उपस्थित शुक्राणुओं में से एक अगुणित अंडाणु से सम्मिलित होता है। देखिए, जब संभोग के समय जब पुरुष स्त्री की योनि के माध्यम से उसके गर्भाशय में वीर्य को छोड़ता है, तो वीर्य के में जो शुक्राणु उपस्थित होते हैं वो जाके अंडाणु से मिलते हैं। अंडाणु कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका से में होता है, वहां से उसी रास्ते में मिल जाते हैं दोनों। अंडाणु भी उधर से आता है, इधर शुक्राणु जाते हैं और फैलोपियन नलिका में मिलते हैं और एक द्विगुणित रचना युग्मनज बनाता है। समेकलन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इनके मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आगे देखिए, निषेचन क्रिया में मादा युग्मक या अंडाणु संपूर्ण रूप में किंतु नर युग्मक अर्थात कि शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग ही लेता है। देखिए, जो निषेचन होता है इसमें जो मादा युग्मक यानी जो मादा का बना होता है अंडाणु, मादा में अंडाणु होता है तो अंडाणु का संपूर्ण भाग होता है, लेकिन जो उसमें नर का पुरुष का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग ही उसमें लेता है और बाकी कट के निकल जाता है। मैथुन से निषेचन तक की वास्तविक क्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। देखिए, नंबर 1 है शुक्राणु का अंडार की ओर पहुंचना, उसकी ओर पहुंचना, शुक्राणु अंडार की ओर भागता है तेजी से, तो ये उसकी ओर पहुंचना पहला क्रिया है। समूहन प्रक्रिया यानी बहुत शुक्राणु साथ में जाते हैं, कोई एक इसे टकराता है। तीसरा संधारण, उसका चौथा है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन, तो ये जो जाता वही भेदता है इसको। उसमें एक आगे वाला सुक्रोस होता है, जो सुक्रोस जाके इसे एक्रोसोम जो होता है वो जाके भेदता है। पांचवा देखिए क्या है, अंडाणु का संक्रियण, और छठवा है शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक का संलयन। तो इस प्रकार से हो जाएगा मनुष्य में निषेचन। अब देखिए चौथा नंबर है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए अपरा एक संयुक्त रचना, जो प्लेसेंटा होता है उसकी हिंदी होती है अपरा। तो अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को विकास से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। क्या होता है, जो स्तनियों यानी जो स्तनधारी होते हैं उनके गर्भ में भ्रूण को जो गर्भाशय से उनकी संरचना और क्रियात्मक जो रूप होता है उसे जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखिए, भ्रूण के रोपण के समय कार्पस कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके भ्रूण की विशिष्ट तथा गर्भाशय की भित्ति से अपरा का निर्माण होता है। यह क्रिया जो होती है गर्भाधान कहलाती है, यानी गर्भधारण करने की क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, अपरा बढ़ते भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण जो अपरा होता है, जो भ्रूण जब बच्चा पेट में होता है उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलता है तो उसे शिशु कहते हैं। तो जब बच्चा पेट में ही रहता है, भ्रूण में रहता है, यानी भ्रूण रहता हो, तो अपरा बढ़ते भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण होता है। अपरा के विकास में निम्नलिखित कार्य, जो अपरा होता है भ्रूण के विकास में क्या कार्य करता है, देखिए यानी जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब उसमें क्या सहायता करता है। पेट में अंदर रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर आता है तो इसे शिशु कहते हैं। तो देखिए भ्रूण का पोषण, जो अपरा होता है भ्रूण का पोषण करता है। देखिए कैसे, भ्रूण अपरा द्वारा विशेष नलिकाओं से माता के गर्भ से जुड़ा होता है। जो भ्रूण होता है उसमें यानी बच्चा जब भ्रूण के रूप में होता है तो बहुत सी नलिकाओं द्वारा किससे जुड़ा होता है, माता के गर्भ से जुड़ा होता है। इन्हीं नलिकाओं से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। इन नलिका से क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है और ये अपरा द्वारा जुड़ा होता है माता से और शिशु से। आगे देखिए, भ्रूण माता के गर्भ की रुधिर वाहिनियों से जुड़ा होता है तथा पचे हुए भोज पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण करता है। जो भोजन पचता है उसी से क्या करता है, जो माता द्वारा खाया गया भोजन पचता होता है उसी से वह क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण ग्रहण करता है। अब देखिए दूसरा नंबर है श्वसन। तो देखिए अपरा जो श्वसन में कैसे सहायता करता है, शिशु के श्वसन में जो भ्रूण होता है उसके श्वसन में। तो देखिए अपरा की सहायता से माता की रुधिर वाहिनियों में O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस तथा CO2 गैस का आदान प्रदान भ्रूण की रुधिर वाहिनियों तक होता रहता है। जब बच्चा पेट में रहता है, भ्रूण के रूप में रहता है, तो
अपरा के द्वारा ही, अपरा की सहायता से बच्चे का जो श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन खींचने की, ऑक्सीजन लेने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ने की क्षमता, क्या होता है, अपरा की सहायता से ही वो करता है, माता के रुधिर की, जो माँ होती है उसके रुधिर की वाहिनियों द्वारा। अब देखिए सी क्या है, तीसरा तीसरा उत्सर्जन, जो सिस होता है उत्सर्जन में कैसे सहायक होता है अपरा। तो देखिए भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों द्वारा अपरा की सहायता से भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में स्थानांतरित होता है। जो भ्रूण होता है उसका उत्सर्जी जो वेस्ट पदार्थ होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है, अपरा की सहायता से क्या होता है, भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में स्थानांतरित हो जाता है तथा माता के रुधिर वाहिनियों द्वारा वह क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। अब देखिए अगला है हार्मोन्स का स्रावण कैसे करता है अपरा शिशु में। तो देखिए भ्रूण में, यानी देखिए अपरा विभिन्न प्रकार के प्रजनन हेतु उपयुक्त हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, जरायु, गोनेडोट्रोपिन एवं प्रसव के लिए रिलैक्सिन एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण करता है। प्रसव यानी जब बच्चे का जन्म होता है, जिससे गर्भावस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तो अपरा शिशु जब गर्भ में रहता है, यानी जब भ्रूण के रूप में रहता है, तो बहुत ही सहायता करता है। यही सब है। तो दोस्तों देखिए बार बार से इसको कह रहा हूं, लेकिन अगर अगर बच्चा माँ के गर्भ में है, बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो वो क्या है, भ्रूण है। क्या है, भ्रूण है वो। और अगर उसका जन्म हो गया, वो बाहर आ गया, तब उसे हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, शिशु। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।